सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर होगा संजय नायर। तो सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन है संजय नायर, जो अभी 2024-25 के लिए उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया? तो स्पाइस जेट के जो अध्यक्ष हैं अजय सिंह, उनका इन्होंने स्थान लिया है, यानी कि उनकी जगह ये आए हैं। आप पूछोगे एसोचैम क्या है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1920 में। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा नई दिल्ली में। तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। ये संगठन भारत में व्यापार और वाणिज्य के लिए काम करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ऑप्शन पे अगर हम चलते हैं तो आप देखो अनिल कुमार लाहौटी, ये भी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने थे। बाकी मणि पांडे बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने और अजय माणिकराव खानविलकर भारत के नए लोकपाल बने थे। तो इस प्रश्न से हमने देखा कि एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए कौन? संजय नायर, इनका नाम याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है, यानी कि टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट कितना रहा? तो आंसर होगा 21,083 करोड़ रुपए। तो अभी रक्षा मंत्रालय ने एक नया डेटा जारी किया, एक रिपोर्ट जारी की आप कह सकते हो, और उसमें बताया इन्होंने कि वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात यानी कि टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपीज रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के मुकाबले 32.5% ज्यादा है। क्योंकि पिछले वित्त वर्ष में हमारा जो रक्षा निर्यात था वो मात्र 15,920 करोड़ रुपए था, और इस बार कितना रहा? 21,083 करोड़ रुपए। तो परसेंटेज में भी मैंने आपको बता दिया कितना प्रतिशत ज्यादा रहा इस बार, तो 32.5% ज्यादा रहा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 100 से ज्यादा कंपनियां दूसरे देशों को डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है। इनमें फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर जैसे कई हथियार शामिल हैं। अच्छा, वैसे हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भारत से 2 डॉर्नियर 228 विमान कौन खरीद रहा है, तो आंसर होगा गुयाना। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल ये किस देश ने खरीदा? तो आंसर होगा एक तो फिलीपींस ने, और उसके बाद खरीद रहा है इंडोनेशिया। अभी वैसे इसी साल मार्च 2024 में ही सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी, और उसमें क्या बताया था कि भारत ये वैश्विक हथियार आयात करने में, आयात यानी कि इंपोर्ट करने के मामले में पहले स्थान पर रहा। 2019 से लेके 2023 तक के आंकड़ों को बताया गया, और उसमें भारत प्रथम स्थान पर रहा हथियारों को इंपोर्ट करने के मामले में। ये रही सिप्री की रिपोर्ट। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता दिए हैं, इन चीजों को ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल खो खो चैंपियनशिप की, और 2024 में इसका ये 56 नंबर का एडिशन था। कहाँ पे हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और इसमें पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में महाराष्ट्र टॉप पे रहा था। तो पुरुष कैटेगरी में यहाँ पे महाराष्ट्र ने रेलवे की टीम को हराया, तो महिला कैटेगरी में यहाँ पे महाराष्ट्र ने एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम को हराया। दोनों में महाराष्ट्र टॉप पे रहा, ये ध्यान में रखना। अगर हम बात करते हैं इंडियन खो खो फेडरेशन की, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल। अच्छा, खो खो की बात चल रही है, तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो 9, खो खो 9, ये याद रखना। अच्छा, महाराष्ट्र से आपको याद आएगा अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो भी 6वां संस्करण हुआ था तमिलनाडु में, जिसका शुभंकर वीर मंगाई था, उसमें भी टॉप पे आपका महाराष्ट्र ही था। और अब मैं आपसे पूछूं, अभी पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो आंसर होगा रतन टाटा जी को। और अभी किसे महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर उमा रेले को। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में यूरोपीय शेंगेन यात्रा
क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो आंसर होगा रोमानिया और बुल्गारिया। अच्छा, शेंगेन क्षेत्र ये शब्द आपके लिए नया नहीं है, मैं पहले भी 2 बार इसे आपको डिटेल में समझा चुका हूं। क्या आपको याद आया? एक बार फिर से समझते हैं। चलो, शेंगेन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, शेंगेन रीजन की। तो आप यूं कहो कि ये कुछ यूरोपीय देशों को मिलाकर के जो एक क्षेत्र बनता है उसे हमने बोला शेंगेन रीजन। और इस क्षेत्र की, इस एरिया की, इस रीजन की खास बात क्या है कि अगर आप इनमें से किसी भी एक देश में हैं तो फिर आपको बाकी के देशों में जाने में कोई भी पासपोर्ट वगैरह या वीजा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। फ्रीली आप एक दूसरे देश में आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है। अब आप पूछोगे कि इसमें कितने देश आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस शेंगेन क्षेत्र में वैसे तो 26 यूरोपीय देश आते हैं, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ में जो 27 देश शामिल है ना, उसमें से 22 शेंगेन क्षेत्र में शामिल हैं। बाकी के 4 ऐसे यूरोपीय देश हैं जो यूरोपियन यूनियन का तो हिस्सा नहीं है पर शेंगेन क्षेत्र में आते हैं। तो टोटल 26 यूरोपीय देश हो गए हैं, जिसमें से 22 ऐसे यूरोपीय देश हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं। बात आपको समझ में आ गई? अब वैसे यूरोपियन यूनियन में तो टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो आपने कहा 27 हैं, तो मतलब अभी भी 5 ऐसे यूरोपियन संघ के देश हैं जो कि शेंगेन क्षेत्र में शामिल नहीं हैं। तो अभी उन्हीं 5 देशों में से 2 अभी इसमें शामिल हो गए हैं। कौन कौन से? रोमानिया और बुल्गारिया। तो अब आप यूं भी कह सकते हो कि यूरोपियन यूनियन के अब 24 सदस्य देश शेंगेन रीजन में आते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गया, प्रश्न समझ में आ गया। बड़ा सिंपल करके मैंने आपको चीजें समझा दी है। मैं दोनों के स्टैटिक आपको जरूर बता दूं और मैप में भी लोकेशन बता देता हूं कि कौन सा देश कहां पे आता है। तो बुल्गारिया की अगर बात करते हैं तो ये रहा मैप में बुल्गारिया, कैपिटल इसकी होती है सोफिया, करेंसी है बुल्गारियन लीव। वहीं अगर रोमानिया देश की बात करें तो ये रहा मैप में रोमानिया, इसकी कैपिटल बुखा और इसकी करेंसी है रोमानियन लीव। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूरो करेंसी को अपनाने वाला नवीनतम यानी कि 20वां देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा क्रोएशिया बना था। और शेंगेन रीजन से जो मैंने आपको बताया एक प्रश्न हमने क्या पढ़ा था कि डिजिटली शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा फ्रांस। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं आपसे, अभी हाल ही में खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 4 अप्रैल को। तो हर साल 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, या इसको शॉर्ट में मैं बोलूं तो संयुक्त राष्ट्र का खान या खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण, यानी कि प्रोटेक्टिंग लाइव्स, बिल्डिंग पीस। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है इस दिवस को? तो बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके उन्मूलन की दिशा में कार्य करना। पहली बार इस दिवस को 2006 में मनाया गया था। अच्छा, इससे एक प्रश्न करंट अफेयर्स का मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना और आंसर करने की कोशिश करो कि पानी के अंदर माइंस का पता लगाने के लिए एक वाहन लॉन्च किया था हमने, क्या नाम है उसका? तो आंसर होगा निराक्षी। इसे बनाया था गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता ने। निराक्षी का मतलब होता है पानी में आंख, पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। देखो अभी तक अप्रैल में कौन कौन से डे हम मना चुके हैं। तो एक तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया था। तो अभी तक ये ही एक आध डेज है, इनको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते जाएंगे और भी डेज इसमें इंक्लूड होते जाएंगे, इसमें शामिल होते जाएंगे लिस्ट में। तो सारे आपको याद करते हुए चलना है। बार बार मैं आपको पूरा महीना रिवाइज करवाता रहूंगा स्टार्टिंग से, तो आपको भी मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना है ताकि आपको ये याद हो जाए। आप ही के लिए मैं इतना सारा रिवीजन करवाता हूँ क्लास में ताकि पुरानी चीजें आपको याद रहे, क्योंकि जब जब आप चीज़ों का रिवीजन करते रहोगे तब तक आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। जैसे आपने रिवीजन करना बंद कर दिया, चीज़ें आप भूलना स्टार्ट कर दोगे, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। वैसे अभी जनवरी 2024 से मैं आपका फिर से करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का या करंट अफेयर्स के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो रिवीजन करने के लिए अलग से, तो वो क्लास आप ज़रूर देखें, के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। बहुत बेनिफिशियल क्लास रहेगी आपके लिए। अलग से कोई ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 10 से 11 मिनट की क्लास लेनी होती है, आपका काम हो जाएगा मतलब करंट अफेयर्स का रिवीजन का।
चलो फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। आज के हमारे इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7,000 लाइक का, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें अगर अच्छा लगता है तो। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना प्लीज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने स्कोर्स 2.0 एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सेबी ने। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसने अभी स्कोर्स एप्लीकेशन का नया वर्जन स्कोर्स 2.0 को लॉन्च किया है। तो इससे इन्वेस्टर्स को शिकायतों को बेहतर ढंग से निगरानी करने में मदद मिलेगी। तो आप कह सकते हो कि स्कोर्स ये सेबी की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है, और इस एप्लीकेशन की मदद से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो इन्वेस्टर्स है वो अपनी शिकायतें यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। हमने कहा ये इस एप्लीकेशन का नया वर्जन है, 2.0 करके आ रहा है। तो जो इस स्कोर प्रणाली का सबसे पहला जो वर्जन आया था वो 2011 में आया था, और अब ये स्कोर्स 2.0 करके नया वर्जन आ रहा है। बाकी देखो, अगर सेबी की हम बात करते हैं तो सेबी की स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। मुंबई में आपको इसका मुख्यालय मिलेगा, और इसके अध्यक्ष, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई है अभी कौन? माधवीपुरी बुच। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं तो सेबी ने सारथी नाम से भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, वो आपको याद होगा। और शेयर मार्केट की बात है तो आपको याद होगा, ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत का जो इक्विटी मार्केट है या शेयर मार्केट आप बोल दो, विश्व में चौथे स्थान पर है। शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। हमने हांगकांग को पीछे छोड़ा था, और इस लिस्ट में टॉप पर अमेरिका है। अच्छा, इसी तरह से अभी आपको कुछ एप्लीकेशन या पोर्टल वगैरह में आपको रिवाइज कराऊंगा जो आपके न्यूज में रहे थे। जैसे कि एक आईना पोर्टल आपको याद होगा, इसे आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक तो सी विजिल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, एनकोर एप्लीकेशन लॉन्च किया, गरुड़ एप्लीकेशन लॉन्च किया था, अभी नो योर कैंडिडेट नाम से भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। सड़क व परिवहन मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया था। नीति आयोग ने ई अमृत एप्लीकेशन लॉन्च किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे पोर्टल एप्लीकेशन लॉन्च किए, जैसे कि सुस्वागतम पोर्टल, सुपेश पोर्टल, फास्टर पोर्टल और सुवास पोर्टल। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने निदान पोर्टल लॉन्च किया था। वस्त्र मंत्रालय ने पाट मित्रों नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, और आरबीआई ने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया था, और इसरो ने फीस्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। संदेश एप्लीकेशन को अर्धसैनिक बलों के लिए लॉन्च किया गया था, और हमारे जो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई केयर नाम से एक पोर्टल था, और भारतीय सेना ने सुरक्षित संचार कम्युनिकेशन के लिए संभव नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, और केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए अनुवादिनी नाम से एक एआई आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया था। अभी चाक्षु प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था दूरसंचार विभाग ने। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे एप्लीकेशन और पोर्टल रिवाइज करा दिए यहाँ पे, जो हमने अभी न्यूज़ में पढ़े थे, जिसमें से बहुत सारे तो बिल्कुल अभी रिसेंटली 2024 के ही है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा भारतीय बंदरगाह ये टॉप पे रहा? तो आंसर होगा पारादीप बंदरगाह। अच्छा, कार्गो प्रबंधन से आप क्या समझते हैं कि किस बंदरगाह यानी कि पोर्ट पे सबसे ज्यादा जहाजों से जो कंटेनर आए हैं उनकी हैंडलिंग की है? इसका मतलब ये हो गया, कार्गो का अर्थ होता है माल ढुलाई करना, और कौन सा माल? जो जहाजों से आया है। जहाजों में आपको पता है कंटेनर आते हैं, तो उन्हीं की यहाँ पे बात हो रही है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे ज्यादा माल ढुलाई किस पोर्ट पर हुई है, किसने सबसे ज्यादा कार्गो को हैंडल किया है? तो हमने कहा पारादीप बंदरगाह। और कितना? 145.38 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो की यहाँ पे हैंडलिंग हुई है, और ये पिछले साल से 10.02 मिलियन मैट्रिक टन ज्यादा है। परसेंटेज में बात करोगे तो 7.4% ज्यादा है। वैसे पारादीप पोर्ट की जो कैपेसिटी है वो 289 मिलियन मैट्रिक टन की है, मतलब इतना ये कार्गो हैंडलिंग कर सकता है, इतनी इसकी क्षमता है। मैक्सिमम इतने जहाज इतना माल लेकर के आ जाएंगे तो ये हैंडल कर सकता है, लेकिन आया कितना वो मैंने आपको बता दिया। और ये सबसे ज्यादा रहा है भारत में जितने भी पोर्ट हैं वित्त वर्ष 2023-24 में।
अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे ज्यादा जहाज भारत में इसी पोर्ट पे क्यों आते हैं? तो पैसा बाबू भैया, पैसा। यहाँ पे सबसे कम टैरिफ यानी कि टैक्स वगैरह लगते हैं, तो ज्यादातर शिप यहीं पर आते हैं। और ये प्रश्न भी बन सकता है देखो कि इस मामले में इसने किस बंदरगाह को पीछे छोड़ दिया है, या दूसरे स्थान पे इस मामले में कौन रहा? तो पंडित दीनदयाल जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, जो आपको मिलेगा गुजरात में, जिसका पुराना नाम कांडला पोर्ट है, वो इसमें दूसरे स्थान पे रहा, या पारादीप बंदरगाह उसको पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, ये पारादीप बंदरगाह ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये बंदरगाह है, ये पोर्ट है जो भी न्यूज में रहा था, आप बताएंगे ये कहाँ पर है? मैं बात कर रहा हूँ गोपालपुर पोर्ट की। और यह भी न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी अदानी पोर्ट ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। 3,350 करोड़ रुपए में हमने पढ़ा था। तो यह आपको मिलेगा उड़ीसा में। यहाँ पे कुछ और बंदरगाह पोर्ट में आपको रिवाइज करवाता हूँ, आप बताना कहाँ कहाँ पर कौन सा वाला है। जैसे कि मुंडरा पोर्ट, ये आपको मिलेगा गुजरात में। हारफा पोर्ट आपको मिलेगा इजराइल में, यह अडानी के पास है। हजीरा पोर्ट ये गुजरात में है। धामरा पोर्ट ये भी उड़ीसा में है। और चाबाहार पोर्ट ये आपको ईरान में मिलेगा, जिसे भारत ने बनाया था। और इसी के साथ ग्वादर बंदरगाह भी याद रखना, ये पाकिस्तान में, इसको चाइना ने बनाया था। एक दुक्कम पोर्ट याद रखना, ये ओमान में है, भारत ने निर्माण किया। कांडला पोर्ट मैंने आपको बता ही दिया, गुजरात में है। और एक विजिंगम पोर्ट भी याद रखना, नवीनतम पोर्ट है, ये आपको मिलेगा केरल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भारत के पोर्ट से और भारत के बाहर हैं जो हमने बनाए हैं, ये न्यूज़ में रहे थे, मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम है जुआन विसेंट पेरेज मोरा, इनका भी निधन हो गया। आपसे पूछ रहे हैं ये किस देश के थे? तो आंसर होगा वेनेजुएला। तो वेनेजुएला देश के थे ये जुआन विसेंट पेरेज मोरा, इनका एक ही नाम है ये। और इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा 2022 में दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया गया था। और अभी 114 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इनका नाम न्यूज़ में था, ध्यान में रखेंगे आप। और वेनेजुएला ले चलता हूँ मैं आपको, ये रहा मैप में वेनेजुएला। कैपिटल इसकी कैराकस होती है, करेंसी है वेनेजुएलियन बोलीवर। और देखो, दुनिया का सबसे ऊंचा जो झरना है, जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, ये आपको वेनेजुएला में मिलेगा, जिसे आप कहते हो एंजल वाटरफॉल। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक वेटलिफ्टर कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा मीराबाई चानू। तो अभी थाईलैंड के फुकेत में IWF वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रुप बी कैटेगरी में तीसरे स्थान पर रही है मीराबाई चानू। और इस तरह से वो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय वेटलिफ्टर बन गई हैं। मीराबाई चानू, इनका संबंध आप बता ही दोगे, वेटलिफ्टर हैं ये। भारत में किस राज्य से बिलोंग करती है? तो मणिपुर से आती है ये। पिछला वाला जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। इस बार देखेंगे पेरिस ओलंपिक में ये क्या कमाल करती हैं। और मैं आपको बता दूं कि वे कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग खेल में पदक लाने वाली दूसरी भारतीय हैं। उन्हें 2018 में एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था, और 2018 में ही पद्मश्री भी मिल चुका है। अच्छा, कर्णम मल्लेश्वरी से एक प्रश्न आता है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी ही है, उनका संबंध वेटलिफ्टिंग से है। 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुए थे, वहाँ पे उन्होंने ये कारनामा किया था। वैसे तो ब्रोंज मेडल उन्होंने जीता था, लेकिन वो ओलंपिक में महिलाओं के द्वारा वेटलिफ्टिंग में हमारा पहला मेडल था। और अगर पूछे कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो फिर आंसर हो जाएगा KD जाधव। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने पदक जीता था। पदक में भी कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था। वो एक पहलवान थे। तो पहले भारतीय व्यक्ति तो KD जाधव थे, और पहली भारतीय महिला पूछा तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। और आपको याद है, इस बार जो पेरिस ओलंपिक है ये एक तरह का समर ओलंपिक है, 33 नंबर का एडिशन है। 4 नए गेम इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी किस संगठन को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा REC लिमिटेड।
तो विद्युत मंत्रालय के तहत एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और महारत्न कंपनी भी अभी ये बन गई थी कुछ समय पहले ही। इसका नाम है REC लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म होती है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसे अभी रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी में स्कॉच ESG अवार्ड 2024 मिला है। अच्छा, REC लिमिटेड से एक और प्रश्न आपको याद आया होगा कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना के लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई थी वो यही है REC लिमिटेड। और अभी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए भी इसे नोडल एजेंसी बनाया गया था। सूर्योदय योजना आपको पता है, जिसमें 1 करोड़ घरों की छतों पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करवा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने कौन? शेफाली बी शरण। फिर पूछा, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जुडिथ सुमिनवा तुलुका। फिर पूछा, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया 2 अप्रैल को। फिर पूछा, मिस्र के राष्ट्रपति बने फिर से अब्दुल फतेह अल सीसी। फिर पूछा, भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है जिसका अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ? इराह। फिर पूछा, यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पे। फिर पूछा, T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए? महेंद्र सिंह धोनी। फिर पूछा, अभी मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जानिक सिनर ने, इटली के हैं। और फिर पूछा कि GI टैग के मामले में अभी पहले स्थान पे कौन सा राज्य आ गया? तो उत्तर प्रदेश आ गया। और आखिरी प्रश्न पूछा कि यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कुल कितनी साइटें जोड़ने का फैसला किया? तो आंसर होगा 18। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।